हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आपके कोशिका विज्ञान है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। हम लोग उससे रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोग अपना आंसर्स कमेंट करना हर एक क्वेश्चंस का। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऊतक, अंग, कोशिका और अंगतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा कोशिका। कोशिका को हम लोग बोलते हैं जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉफ ने या फिर स्लीजन ने? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था और ल्यूवेनहॉफ ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? और साथियों, ये प्रश्न बार बार आपके सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी काय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या फिर रिक्तिका। तो हम लोग लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है साथियों कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन करना, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है। हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने काइटिन की, सेल्यूलोज की, पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर लिपिड की। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में है काइटिन, तो आप लोग याद रखना कवक की जो कोशिका भित्ति रहती है वो काइटिन की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चो। तो इसका हो जाएगा सही जवाब एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। लीeuwenhoek ने सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। आठवां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लीडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी काय। तो केवल पादप में पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुक्राणु या फिर माइकोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगर पूछे कि मानव शरीर में तो वो कौन सी कोशिका है सबसे बड़ी, ये आप लोग
कमेंट में इसका जवाब देना। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है साथियों कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है यकृत कोशिका, त्वचा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर रक्त कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, ये आप लोग याद रखना। हिस्टोलॉजी हम लोग बोलते हैं ब्लड के अध्ययन को। डर्मेटोलॉजी ये बोलते हैं हम लोग त्वचा के अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है कोशिका का मस्तिष्क या फिर नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की मस्तिष्क या फिर नियंत्रण कक्ष हम लोग कहते हैं केंद्रक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए केंद्रक को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया? तो इसका ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, रॉबर्ट ब्राउन, हरगोविंद खुराना या फिर ग्रेगर मेंडल ने। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये आप लोग याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, पैक्टिन, काइटिन या फिर गिल्निन। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पीछे बताया कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ये हम लोगों ने बचपन से ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? साथियों आपके सामने ऑप्शन है गोल्जिकाय, राइबोसोम, रिक्तिका या फिर अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो कोशिका का जो यातायात प्रबंधक है वो हम लोग बोलते हैं गोल्जिकाय को, गोल्जी बॉडी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अल्टमैन, बी है बेंडा, सी है क्रिश्चियन डी डुवे ने या फिर डी है जॉर्ज पैलाडे ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? कैरोटीन के कारण, एंथोसियानिन के कारण, लाइकोपीन के कारण या फिर बीटा कैरोटीन के कारण। तो जो टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब, लाइकोपीन के कारण। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20वां प्रश्न साथियों कि मानव शरीर में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 48 या फिर 23। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 जोड़े यानी कि टोटल 46। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 नंबर प्रश्न के गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन है डीएनए और लिपिड, आरएनए और कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और प्रोटीन या फिर केवल डीएनए के। तो ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो ये इसका हो जाएगा 20S। आप लोग याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 20S का बना होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 90S। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? ये हो जाएगा 80S। सॉरी गाइस, मैंने लास्ट प्रश्न में फिर 90S बताया, ये 80S होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। लास्ट प्रश्न में मैंने यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में 90s बता दिया था। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है, यानी कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कौन सा है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का या फिर केंद्रक। तो यहाँ पे बोल रहा है बिना झिल्ली वाला कोशिका, तो इसका हो जाएगा राइबोसोम। ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है पुरकिंजे, एक्सले, रॉबर्ट ब्राउन या फिर ल्यूवेन हॉक ने। तो जीव द्रव्य शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 26 है कि रिक्तिका यानी कि वैक्यूल को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो वैक्यूल की जो घेरता है उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। टोनोप्लास्ट हम लोग कहते हैं रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और मैंने आपको बताया था कि कवक की कोशिका बनी होती है काइटिन की। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है कि एटीपी का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 29 है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यूरेसिल पाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, यानी कि किचन ऑफ द सेल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं कोशिका का रसोई घर, यानी कि किचन ऑफ द सेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। साथियों, 31वां प्रश्न है, किस कोशिकाओं को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि पादप कोशिकाओं का गोल्गी का, या फिर जंतु कोशिकाओं का लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पादप रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाओं का गोल्गी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं पादप कोशिकाओं के गोल्जिकाय को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 है, कोशिका विभाजन की वह कौन सी प्रक्रिया है जो घाव भरने में सहायक है? आपके सामने ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है असूत्री विभाजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। समसूत्री विभाजन हम लोग के घाव भरने में मदद करता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो जन्म कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस, ये आप लोग याद रखना। जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। और मैंने बताया था कि समसूत्री विभाजन हम लोग के घाव भरने में ये मदद करता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? अल्टमैन, कैमिलो गोल्जी, क्रिश्चियन डी डूवे या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे, वोवेरी, क्रिश्चियन डी डूवे या फिर बेंदा ने।
तो लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन डी दुबे ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। साथियों प्रश्न संख्या 36 है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर पूर्णतः कठोर। कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम्य, यानी कि सेमी पेरिएम्बेबल, सिलेक्टिवली परमेएबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली की प्रकृति। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37 है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, ईस्ट या फिर वायरस। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर रिक्तिका में। तो क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है केंद्रक के अंदर। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है केंद्रक के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? आपके सामने ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, हीमोग्लोबिन, केंद्रक या फिर जल। तो लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। केंद्रक लाल रक्त कोशिकाओं में, आरबीसी में अनुपस्थित होता है, यह आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। पौधों में भोजन का संचय अवर्णीय लवक द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, फूलों में, जड़ों और भूमिगत तनों में या फिर फलों के छिलके में। तो पौधों में भोजन का संचय अवर्णीय लवक द्वारा होता है, यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, जड़ों और भूमिगत तनों में। ये आप लोग याद रखना, जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जब रहेगा तो ये आप लोग मारना वसा या फिर लिपिड का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और यहाँ पे अगर रहती खुरदरी तो उसका हो जाता प्रोटीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण। साथियों प्रश्न संख्या 42 है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों होती है? तो ये होती है प्रोटीन का संश्लेषण करती है, मैंने आपको बताया। और ये खुरदरी होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होने के कारण, राइबोसोम इसकी सतह पे चिपके होते हैं, इसलिए ये खुरदरी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड या फिर मोनोसेकेराइड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड। इसी के कारण न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल्स और फिलामेंट्स को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। माइक्रोट्यूबुल्स और फिलामेंट्स को हम लोग कोशिका का कंकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 10 से 20%, 30 से 40%, 70 से 80% या फिर 90 से 95%। तो कोशिका में जल की मात्रा लगभग 70 से 80% होता है, यह आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। साथियों प्रश्न संख्या 46 है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु यानी कि स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर गोल्गी काय। तो ये आप लोग याद रखना, सेंट्रोसोम तर्क तंतु का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादपों में नहीं? ऑप्शन है लवक, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम,
या फिर बड़ी रिक्तिका। तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका हो जाएगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। वायरस में क्या अनुपस्थित होता है जिससे वे कोशिका सिद्धांत का अपवाद माने जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर इसमें अनुपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 49 है। वह कौन सा कोशिकांग है जिनमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों, या फिर गोल्गी का और लाइसोसोम। तो इसमें बोला वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। साथियों, इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन है प्रोफेज, इंटरफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो सबसे लास्ट चरण मतलब सॉरी सबसे लंबी जो अवस्था होती है ये होता है इंटरफेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। तो इस लेक्चर में आपका टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ऐसे करके हम लोग बायोलॉजी का हर चैप्टर्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।